नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनंत मणि महिकर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सेंटर्स ऑफ ओरिजिन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इस सेंटर ऑफ ओरिजिन के ऊपर बहुत बार ऑब्जेक्टिव में और थ्योरेटिकली क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आपको सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है, इसके क्या टाइप्स है, और निर्णय वेविलोव जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सेंटर ऑफ ओरिजिन्स कौन से दिए, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है। तभी आप इन आने वाले क्वेश्चंस का जवाब दे सकेंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो आपको पता है कि हमारे क्रॉप्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। तो व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी? टोटल अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड ए जेनेटिक डाइवर्सिटी। और हमें पता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी है तभी हम उस डाइवर्सिटी का इस्तेमाल हमारे नए वैरायटीज़ बनाने के लिए कर सकते हैं। तो एन.आई. वेविलोव ने सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी की कंसेप्ट दी थी 1926 में, और इन्होंने जेनेटिक डाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस क्या था ये रियलाइज़ किया। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बहुत सारे जर्म प्लाज्म कलेक्ट करके 8 सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और 3 जो है सब सेंटर दिए। तो 8 सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में चाइना है, इंडिया है, सेंट्रल एशिया, एशिया माइनर है, मेडिटेरियन रीजन है, एबिसिनिया है, सेंट्रल अमेरिका है एंड साउथ अमेरिका। तो ये 8 मेन सेंटर है। और इंडो मलेशिया, चाइल एंड ब्राज़ील, परेगो, ये जो है वो 3 सब सेंटर है। तो ये आपको 8 सेंटर है जो वेविलोव ने 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 8A 8B यानी कि इसका सब सेंटर है, 2 और 2A इसका सब सेंटर है। तो इस तरह से 8 जो है मेन सेंटर है और 3 जो है वो सब सेंटर है। नाउ सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी मैंने पहले ही बताया था कि सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी मतलब कल्टिवेटेड एरिया ऑफ दैट प्लांट स्पीसीज, जहाँ पे वाइल्ड रिलेटिव्स मिलते हैं और वहाँ पे वो वाइल्ड रिलेटिव्स बहुत सारा वेरिएशन शो करते हैं। तो एन.आई. वेविलोव ने 3 प्रकार के सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी बताई थी: प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और माइक्रो सेंटर। तो इन सब कंसेप्ट के बारे में हम अच्छे से जानकारी ले लेंगे। पहला है प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। सो प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी इज अ रीजन ऑफ अ वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ अ क्रॉप प्लांट्स. These are original homes of the crop plants which are generally uncultivated areas, जैसे माउंटेन होता है, हिल्स, रिवर्स, वैलीज, फॉरेस्ट। तो ऐसे जगह में वहाँ पे प्राइमरी ओरिजिन्स जनरली होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करता है। नाउ इनके मेन फीचर्स क्या है? दे हैव वाइड जेनेटिक डाइवर्सिटी, हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स, मोस्टली हैव अ वाइल्ड कैरेक्टर, इसमें लेस क्रॉसिंग ओवर होता है और नेचुरल उनका वाइल्ड रिलेटिव्स के साथ रिलेशन होता है। दूसरा है सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। ये जो है crop plants are found far away from the primary area of the origin and which are called as secondary center of diversity, और यहाँ पे वेरिएशन शो करता है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैव अ लेसर जेनेटिक डाइवर्सिटी दैन प्राइमरी, हैव अ लार्ज नंबर ऑफ रिसेसिव जीन्स, मोस्टली हैव अ डिजायरेबल कैरेक्टर्स, एग्जिबिट मोर क्रॉसिंग ओवर एंड बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शंस यहाँ पे ऑपरेटेड होते हैं। उधर जो है वो जनरली नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होता है प्राइमरी में। अब तीसरा जो है वो तीसरा है माइक्रो सेंटर। तो माइक्रो सेंटर इन सम केसेस स्मॉल एरियाज विद इन द सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी एग्जिबिट ट्रिमेंडस जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ सम क्रॉप प्लांट्स, इसको को बोलते हैं माइक्रो सेंटर्स। मतलब सेंटर ऑफ ओरिजिन में ही छोटा सा एरिया होता है जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करता है। अब इसके मेन फीचर क्या है? दे रिप्रेजेंट स्मॉल एरिया विद इन द सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, एग्जिबिट ट्रिमेंडस जेनेटिक डाइवर्सिटी, द रेट ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन इज फास्टर देन द लार्जर एरिया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। एंड दे आर इम्पॉर्टेंट साइट फॉर स्टडी ऑफ क्रॉप इवोल्यूशन, क्योंकि माइक्रो सेंटर जो है वो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करता है। इसलिए बाकी जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, मे बी प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, उससे इस माइक्रो सेंटर पे आप अगर स्टडी करेंगे। नाउ जीन बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जीन बैंक रेफर्स टू द प्लेस वेयर जर्म प्लाज्म कैन बी कंजर्व्ड इन अ लिविंग स्टेट। जीन बैंक आर आल्सो नोन एज जर्म प्लाज्म बैंक, क्योंकि हमें पता है कि आप जितने भी डाइवर्सिटी है आपको अगर एक जगह इकट्ठा करनी है तो हम उसको जीन बैंक में स्टोर करते हैं। और
तो जीन बैंक में आप जर्म प्लाज्म सीड्स के फॉर्म में, पोलन के फॉर्म में, या फिर आप टिश्यूज़, और बहुत बार हम उनको लिविंग फॉर्म में यानी कि फील्ड में लिविंग प्लांट के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जहाँ पे सीड्स के फॉर्म में स्टोर करना इम्पॉसिबल है। तो इसके बेसिस पे हम जीन बैंक से दो मेन टाइप्स डिसाइड करते हैं। वो है, पहला है सीड जीन बैंक और दूसरा है फील्ड जीन बैंक। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सीड जीन बैंक इज़ अ प्लेस वेयर जर्म प्लाज्म इज कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ सीड। अब यहाँ पे सीड्स को स्टोर करना बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि इनको बहुत कम स्पेस लगती है। बहुत सारे जर्म प्लाज्म एट अ टाइम आप स्टोर कर सकते हो। 10 साल, 20 साल, 50 साल तक जीन्स आपके सीड्स जो है वो आपके लिविंग फॉर्म में जर्म प्लाज्म स्टोर होता है। तो इसलिए सीड जीन बैंक स्टोर करना बहुत पॉसिबल है, ईजी है। अब इसके 3 प्रकार है, बेस कलेक्शन जिसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं, एक्टिव कलेक्शन और वर्किंग कलेक्शन। तो आपका जो बेस कलेक्शन है, जहाँ पे आप 50 से 100 साल तक भी स्टोर कर सकते हो, जिसका टेम्परेचर 18 to 20 और मॉइस्चर 5% होता है। एक्टिव कलेक्शन में जो है आप सीड्स को 10 to 15 ईयर्स तक आप 5% मॉइस्चर और 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आप स्टोर करते हो। और वर्किंग कलेक्शन जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, 3 से 5 साल तक 10% मॉइस्चर बिलो 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये है आपके 3 प्रकार के ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द स्टोरेज और टेम्परेचर और मॉइस्चर आप उसको अलग अलग करके। एडवांटेजेस मैंने पहले ही बताया था, लार्ज नंबर ऑफ जर्म प्लाज्म आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। इन सीड बैंक हैंडलिंग इजी होता है। जर्म प्लाज्म इज कंजर्व अंडर पैथोजन और इंसेक्ट फ्री कंडीशन में। डिसएडवांटेज है, सीड जैसे रिकैल्सिट्रेंट स्पीसीज होती है उनको आप इन द फॉर्म ऑफ सीड नहीं स्टोर कर सकते हो। फेलियर ऑफ पावर सप्लाई अगर हो गई तो आप वहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मॉइस्चर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इफ़ रिक्वायर्ड, इसमें क्या होता है कि पीरियडिकली आपको इसका जर्मिनेशन वायबिलिटी चेक करना पड़ता है और उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये डिसएडवांटेजेस है। फील्ड जीन बैंक ऑल्सो कॉल्ड एज प्लांट जीन बैंक आर एरियाज ऑफ लैंड इन विच जर्म प्लाज्म कलेक्शन ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स आर असेंबल्ड। तो यहाँ पे देखिए, जो सीड रिकैल्सिट्रेंट सीड्स है उन सीड्स को आप सीड बैंक में स्टोर नहीं कर सकते। तो उन सीड्स को आपको फील्ड में ग्रो करना पड़ता है। जैसे आपका कोकोनट है, रबर है, मैंगो है, कैसावा है, आम है, कोकाया है, तो इन स्पीसीज़ को आप फील्ड में ही स्टोर करना पड़ेगा। आप इनको सीड के फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते। तो अब फील्ड जीन बैंक पे अगर स्टोर कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। क्योंकि एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंटिन्यूस इवोल्यूशन, इसमें वेरिएशन होता है। इट कैन बी डायरेक्टली यूटिलाइज इन द ब्रीडिंग प्रोग्राम। डिसएडवांटेज है कि फील्ड जीन बैंक्स कैन नॉट बी कवर्ड एंटायर जेनेटिक आपका डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा लगता है। और जर्म प्लाज्म इन फील्ड जीन बैंक इज एक्सपोज टू पैथोजन इंसेक्ट, वहाँ पे हम प्रोटेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे फ्लड आ सकता है, नेचुरल डिजास्टर में यहाँ पे हम आपको पूरा उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एंड मेंटेनेंस ऑफ जर्म प्लाज्म इन द फील्ड जीन बैंक इज़ कॉस्टली, बहुत कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारा एरिया लगेगा, बहुत सारा लेबर लगेगा, आपको उनको इंसेक्ट, डिसीज़, पेस्ट और आप बहुत सारे जो भी डिज़ास्टर्स है उससे उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो ये है पूरा इंफॉर्मेशन अबाउट जर्म प्लाज्म एंड इट्स कंजर्वेशन।